हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जीएसटी में सप्लाई की मीनिंग क्या होती है और इसके टाइप्स कितने हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जीएसटी में सप्लाई क्यों पढ़ने जा रहे हैं, सप्लाई की क्या डेफिनेशन है, इसको जो हम देखने जा रहे हैं वो क्यों देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसा है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि कब लेवी होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तभी जीएसटी इम्पोज होता है, मतलब तब जीएसटी लगेगा, ये टैक्स हम तब लगाएंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर सप्लाई है क्या चीज़, क्योंकि जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी तभी जीएसटी इम्पोज होगा। तो उसके लिए हमें क्या समझना है कि सप्लाई होती क्या चीज़ है। तो अगर हम जनरल टर्म में बात करते हैं तो सप्लाई का मतलब होता है मूवमेंट, है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या सिर्फ मूवमेंट को ही हम सप्लाई बना दें कि कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हो या कोई सर्विस मूव कर रही हो तो उसको हम जीएसटी के दायरे में रख के उस पर जीएसटी लगा दें? नहीं, इसका मतलब हमें प्रॉपर समझना पड़ेगा कि इस सप्लाई के टर्म का मतलब क्या है, किसके अकॉर्डिंग, जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी जीएसटी के इवेंट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, सप्लाई के थ्रू होते हैं, और सप्लाई के बाद ही जीएसटी इम्पोज होती है, तो हमें उसे समझना होगा। तो सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में सप्लाई को डिफाइन किया गया। वहाँ बोला गया कि स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है, मतलब सप्लाई को डिफाइन करते वक्त उन्होंने उसके स्कोप को ये चीज़ें सप्लाई में आती हैं, मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो इसको आप समझिए कि सप्लाई है और ऐसे में आप उसको जीएसटी इम्पोज करिए। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप कहेंगे कि ये सप्लाई है आपको क्या लगाना पड़ेगा, जीएसटी इम्पोज करना, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 3 बातें यहाँ पे कही हैं, ABC करके, मतलब सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C में इन्होंने पूरा सप्लाई को डिफाइन कर दिया कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसको हम सप्लाई कहेंगे। तो A में इन्होंने क्या कहा, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सच एज। तो मतलब इन्होंने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों को अगर इस फॉर्म में कुछ भी हो रहा है तो उसको हम सप्लाई कहने वाले हैं। अब किस फॉर्म में, फॉर्म का मतलब क्या हो गया, या तो सेल किया जा रहा है, या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या बार्टर हो रहा हो, या एक्सचेंज हो रहा हो, लाइसेंस हो रहा हो, रेंटल है, लीज है, या डिस्पोजल है। इनमें से कोई भी फॉर्म में अगर आपका वर्क हो रहा है, मतलब गुड्स या सर्विसेज जा रही हैं, तो ऐसे सिनेरियो में हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, सप्लाई। ये सारे ही सप्लाई के फॉर्म कहे जाएंगे। पर ध्यान देने वाली क्या बात है, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। इंपॉर्टेंट थिंग क्या, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं या इस चीज़ को करने के लिए आप रेडी हुए हैं, एग्रीड टू बी मेड, किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए। मतलब अगर आपने कोई चीज़ सेल की, अपना गुड्स एंड सर्विस सेल किया है, तो इन रिटर्न, कंसिडरेशन मीन्स व्हाट, इन रिटर्न आपने कुछ रिसीव किया हो। अगर आपने बार्टर किया है, बार्टर सिस्टम को अडॉप्ट किया और आपने गुड्स किसी को दिया, तो इन रिटर्न आपने गुड्स रिसीव भी किया हो, या इन रिटर्न आपने सर्विस रिसीव की हो, मतलब कंसिडरेशन का होना मस्ट है। तो अगर सप्लाई का फॉर्म बनाना है, सप्लाई हमको ट्रीट करना, तो सप्लाई कब ट्रीट होगी, गुड्स एंड सर्विसेज का कोई भी फॉर्म, चाहे आप सेल के फॉर्म में कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, लाइसेंस कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में मूव कर रही हैं, लेकिन जो मूव कर रही है वहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी, मतलब इन रिटर्न कुछ आपको मिल रहा हो बाई अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कंसिडरेशन के लिए की जा रही हो, लेकिन साथ ही साथ ये जितना भी आप काम कर रहे हैं ना, उससे जो भी आपका बिजनेस है ना, बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कंप्लीट हो। मतलब जिस भी चीज़ के लिए आपने बिजनेस शुरू किया है, कोर्स ऑफ बिजनेस, उसकी वजह से आप ये काम कर रहे हो, या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब अपने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उससे रिलेटेड वो काम हो। मतलब जो कुछ भी ये फॉर्म ऑफ सेल आप देख रहे हैं, मतलब फॉर्म ऑफ सप्लाई आप देख रहे हैं, ये फॉर्म ऑफ सप्लाई तभी कहलाएगी। सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, ये सब के सब सप्लाई के दायरे में तभी आएंगे जब ये कंसिडरेशन के रिगार्डिंग हुए हो, मतलब इन रिटर्न कंसिडरेशन मिलना तय हुआ हो। और दूसरी बात, ये सब आपने तब किया हो जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कर रहा हो, मतलब आपके बिजनेस का नेचर ऐसा था कि आपको ये करना है। फॉर एग्जांपल, मेरा बिजनेस है और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट को बना रही हूँ। अब प्रोडक्ट जो बनाती हूँ वो कैसे बना रही हूँ, मान लो मैं पेन के प्रोडक्ट या मार्कर बनाते हैं, हमारी कंपनी मार्कर बनाती है। तो अब अगर ये मार्कर मैं सेल कर रही हूँ, तो अब ये क्या हुआ, ये मेरा बिजनेस है ना, मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता होगा कि मेरी कंपनी मार्कर बनाएगी और अब ये मार्कर को मैं सेल कर रही हूँ, तो ये मेरे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए है। या मैंने इसी मार्कर में मार्कर की जो इंक है ना,
इंक को भी बनाना शुरू किया, या उसके रिफ़िल को बनाना, या उसके निब को बनाना, या उसके स्ट्रक्चर को बनाना भी शुरू किया, या उसको सेल कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, मेरी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को आगे आगे और मूव कराने के लिए हेल्पफुल है, तब मैं वो कर रही हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में मैं जो कुछ भी कर रही होंगी वो सब के सब सप्लाई के दायरे में आ जाएंगे, उसको हम सप्लाई कहेंगे और हम जीएसटी इम्पोज करेंगे, राइट। पर अगर वैसे समझिए कि मेरे पास बहुत सारी मार्कर रखी है ना, और मैं बीइंग एन स्टूडेंट, या आप ये कह लो कि मैं एक बिजनेसमैन ही थी, लेकिन मार्कर से मेरा कोई लेना देना नहीं था। हम जो प्रोडक्ट में डील करते हैं वो प्रोडक्ट क्या हो गया, आपका लैपटॉप का प्रोडक्ट हो गया। हमारी कंपनी लैपटॉप बनाती है और हमारे पास कुछ मार्कर रखे थे, जो मार्कर हमने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो यहाँ तो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कंसिडरेशन के रिगार्डिंग नहीं हो रहा, तो सप्लाई नहीं है। पर अगर सेकेंड मानो कि मान लो हमने ये बहुत सारे मार्कर मेरे पास रखे थे, हमने इसको सेल किया, यहाँ कंसिडरेशन तो आया, सेल किया तो पैसा आया, लेकिन अगेन ये सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सप्लाई ट्रीट करने के लिए सारी फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको जो भी ये फॉर्म आप देख रहे हैं, चाहे सेल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल लीज, जो कुछ भी हो, वो कंसिडरेशन के रिगार्डिंग हो और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस से रिलेटेड हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे कि ये सारी चीज़ें किसके दायरे में आएंगी, सप्लाई के दायरे में आएंगे। और जैसे सप्लाई के दायरे में आई तो क्या इम्पोज हो जाएगा, जीएसटी। क्लियर है? तो अब इसको आप रीड करेंगे अच्छे से तो आपको ये पूरी लाइन याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बी क्लॉज की। तो बी क्लॉज ने क्या कहा कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेकेंड मतलब बी क्लॉज में उन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि ये भी जो है आपका सप्लाई कहलाएगी। क्या चीज़? अगर आप सर्विसेज को इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर से सर्विसेज आप ले रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब इन रिटर्न आप उनको दे रहे हैं। अब ये जो भी आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो और चाहे ना रिलेटेड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिडरेशन का होना। तो देखिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन और कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पहला वाला केस क्या कहता है कि भाई कंसिडरेशन का भी होना चाहिए और कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से भी रिलेटेड होना चाहिए, दोनों होगा तभी हम उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे। दूसरा कहता है कि आप सर्विसेज इंपोर्ट करिए, अगर कोई भी सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको सप्लाई ही कहेंगे। अब पहली बात इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। हाँ, कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कंसिडरेशन के मतलब इन रिटर्न कुछ करके आपने सर्विस को इंपोर्ट किया हो तो वो सप्लाई कहलाएगी, और सप्लाई कहलाएगी तो जीएसटी इंपोज हो जाएगी। और सी क्लॉज क्या कहता है? सी क्लॉज कहता है कि ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो कहाँ स्पेसिफाइड है, शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, दो बात को बेस बनाना था, कंसिडरेशन और कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पहले वाले क्लॉज ने कहा कि दोनों का होना मैंडेटरी है, तभी जाके आपका वो फॉर्म ऑफ सेल होगा, मतलब फॉर्म ऑफ सप्लाई होगा, है ना, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरे ने क्या कहा, बी क्लॉज ने क्या कहा कि कंसिडरेशन हो पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या कोर्स ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो, तब भी वो क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा। एग्जाम्पल इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस को आप सप्लाई कहोगे, कंसिडरेशन का हो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि विदाउट अ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन ना भी हो, है ना, कंसिडरेशन नहीं है तो भी ये क्या कहलाएगा, आपका सप्लाई कहलाएगा। मतलब अगर इनके सीजीएसटी एक्ट में शेड्यूल 1 में कुछ बातें मेंशन करी गई हैं, बेसिकली 4 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, उनमें ये कहा गया है कि अगर इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उसको हम सप्लाई कहेंगे, राइट। अगर इन एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो तो उसे सप्लाई कहेंगे, चाहे ये एक्टिविटीज़ बिना कंसिडरेशन के ही क्यों ना हुआ हो, मतलब इन रिटर्न आपने कुछ भी ना दिया हो, फिर भी अगर आपने ये एक्टिविटीज़ की है तो वो क्या कहलाएंगी, सप्लाई कहलाएंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप उस शेड्यूल में जितनी बातें लिखेंगे उसमें से एक बात अगर हम बात करें तो उसमें से कहा गया है कि अगर कोई परमानेंट आपका जो बिजनेस एसेट था उसको परमानेंट ट्रांसफ़र किया जा रहा हो या डिस्पोज किया जा रहा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने उस पर पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की थी, मतलब किसी बिजनेस एसेट्स को आप परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, ट्रांसफ़र और डिस्पोजल दोनों को हम फॉर्म ऑफ सप्लाई तभी कहते हैं जब क्या हो, कंसिडरेशन हो, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दोनों हो। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफ़र और क्या, डिस्पोजल, ट्रांसफ़र हो रहा है या डिस्पोजल हो रहा है बिजनेस एसेट्स का, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन होगा, फिर भी हम इसको सप्लाई कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि शेड्यूल 1 में मेंशन है और वहाँ लिखा गया है कि आप ट्रांसफ़र या डिस्पोजल आप बिजनेस एसेट्स का परमानेंटली कर रहे हैं तो भी ये बिना कंसिडरेशन के कर रहे हैं तो भी इसको आप सप्लाई मानेंगे और जीएसटी अप्लाई करेंगे।
लेकिन कंडीशन क्या है कि ये सारे एसेट्स पे आपने पहले आईटीसी ले रखा हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने पहले अवेल किया हो, तब हम इनको क्या कहेंगे, सप्लाई कहेंगे। बिना कंसिडरेशन के भी अगर आप इसको ट्रांसफ़र या सेल कर रहे हैं तो भी ये क्या कहलाएगा, सप्लाई, और जीएसटी इम्पोज होगी। इसी के साथ एक और एग्जांपल लेंगे कि जैसे सेकेंड, जैसे इसमें और जो एक्टिविटीज़ की, इसमें एक और ले लेते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई गिफ्ट दे रहा है ना, और गिफ्ट का जो अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो भाई गिफ्ट दिया जा रहा है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है, तो इन रिटर्न तो कुछ होगा नहीं, तो विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी हम उसको सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगा देंगे। लेकिन अगर यही 50,000 से कम का अमाउंट है ना, जो भी गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है वो 50,000 से कम का है, उस केस में हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे और उस पर जीएसटी इम्पोज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 50,000 से एक्सीड करेगा, अब एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है तो एम्प्लॉई इन रिटर्न तो कुछ देगा नहीं, तो ये विदाउट कंसिडरेशन ही हुआ। लेकिन अमाउंट अगर 50,000 से एक्सीड कर गया तो हम उसको सप्लाई मानेंगे और जीएसटी अप्लाई कर देंगे। तो ये ऐसी ही बात है, शेड्यूल 1 में मेंशन है, एजेंट और प्रिंसिपल के रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें मेंशन है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सप्लाई को अगर डिफाइन करें, क्योंकि सप्लाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी डेफिनेशंस आती हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में इसको डिफाइन किया गया, 3 क्लॉजेज दिए गए, ए बी सी। ए में कहा गया कोई भी फॉर्म सप्लाई कहलाएगी जब अगर वो कंसिडरेशन की रिगार्डिंग हुई हो और कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की रिगार्डिंग हुई हो। अब चाहे इन द फॉर्म ऑफ सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल रिलीज, किसी के लिए भी हो। दूसरा क्लॉज बी कहता है कि अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है तो भले ही वो कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो कंसिडरेशन के रिगार्डिंग हो तो हम उस पर सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगाएंगे। और सी क्लॉज कहता क्या है, कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई की गई हों, अगर हम बिना कंसिडरेशन के भी इसको करते हैं ना, तो भी वो क्या कहलाएगी, सप्लाई कहलाएगी और उस पर हम जीएसटी लगा देंगे। क्लियर है? तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में, क्लॉज ए को कंप्लीट करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो चीज़ें फुलफिल होंगी तभी जाके सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। और दोनों चीज़ों का साथ होना ज़रूरी है, मतलब एक है एक नहीं है तो नहीं चलेगा, दोनों का होना ज़रूरी है। सप्लाई शैल हैव मेड फॉर अ कंसिडरेशन, जो भी सप्लाई की जा रही हो वो कंसिडरेशन के रिगार्डिंग की जा रही हो, और जो कुछ भी सप्लाई किया गया हो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक, ये दोनों बातें अगर साथ में रहेंगी तभी हम उसको कहेंगे कि सप्लाई है, तभी उस सेल को हम कहेंगे सप्लाई, तभी उस बार्टर को कहेंगे सप्लाई, तभी उस ट्रांसफर को कहेंगे सप्लाई, अदरवाइज हम उसको सप्लाई नहीं कहेंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल इसके लिए लेते हैं कि सपोज करिए आपने अपने टीवी को एक कबाड़ी वाले को सेल कर दी। अब यहाँ पे सेल तो हुआ ना, और अगर आपने टीवी सेल की और 3,000 मान लीजिए सेल की, तो आपने इन कंसिडरेशन 3,000 रुपीज़ भी लिए हैं, तो क्या ये सप्लाई हो गई? नहीं, यहाँ कंसिडरेशन तो है, सेल है, लेकिन क्या नहीं है, कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और साथ में कंसिडरेशन दोनों जब होगा तभी ये ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज और आपका रेंटल, लीज, ये सारी चीज़ें, सेल, ये सारी चीज़ें सप्लाई कहलाएंगी और जीएसटी इम्पोज होगी। क्लियर है? तो ये 3 क्लॉजेज हैं जिसके बेसिस पे आप कहते हैं कि सप्लाई है। अब यहाँ पे इन शॉर्ट हम टाइप्स ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे, डिटेल में उन सप्लाई को हम बाद में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी करेंगे वो भी अब यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर हम सप्लाई को डिफाइन करेंगे कितने तरह की सप्लाई होती है, तो उसको हम बेसिक मेन 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब आप इन नेचर को देखिए कि 5 पार्ट को देखिए, अगर इन 5 पार्ट से रिलेटेड है तो सप्लाई की नाम जो है बदल जाएगा, तो हम इसको इस टाइप का सप्लाई कहते हैं। जैसे अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट या फ्लो के बारे में बात करते हैं तो सप्लाई कितने तरीके से होगी? सप्लाई 2 होती है, इनवर्ड या आउटवर्ड। देखिए, इनवर्ड सप्लाई क्या हो जाती है, जब गुड्स का मूवमेंट आपके यहाँ पे हो रहा है, अंदर आ रहा है, मतलब आप परचेज करें गुड्स या सर्विस, जब आप परचेज करेंगे तभी तो आपके पास आएंगी, तो वो से हम कहेंगे इनवर्ड सप्लाई, मतलब परचेज कर रहे हैं। और जब गुड्स एंड सर्विसेज आप बाहर भेज रहे हैं, मतलब सेल हो रही होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? आउटवर्ड सप्लाई। तो मूवमेंट के बेसिस पे सप्लाई इनवर्ड होती है या आउटवर्ड होती है। परचेज इनवर्ड हो गई, सेल आउटवर्ड हो गई। वहीं पे अगर आप कंटिन्यूटी के बेसिस पे सप्लाई को डिफाइन करेंगे तो आपकी आती है एक ऑन टाइम सप्लाई, एक आती है कंटिन्यूअस सप्लाई। मतलब एक बार जो हो गया खत्म, एक बार होने वाली थी, और एक वो कुछ फेजेस में हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके आ रही है, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। राइट? अगर हम टैक्सेबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो सप्लाई कितने टाइप की होती है, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपके कोर्स में भी दिया गया है। इसके जो टाइप्स हैं ना वो कोर्स में भी दिए गए हैं कि ये आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी, अगर हम टैक्सेबिलिटी के बेसिस पे बात करेंगे तो कितने होते हैं? एक होती है टैक्सेबल सप्लाई, एक होती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक होती है एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक होती है जीरो रेटेड सप्लाई, एक होती है नील रेटेड सप्लाई। अब देखिए नाम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। टैक्सेबल तो सब कह देंगे कि भाई हाँ, जो जीएसटी के दायरे में आ रहा है, जो उसके स्कोप में आता है, उस तरह की सप्लाईज को टैक्सेबल सप्लाईज कहते हैं। फिर नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, जीरो रेट, नील रेटेड, ये चारों तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो फिर इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, और यही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम डिटेल में आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर सिंपल लैंग्वेज समझे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो सारी सप्लाईज जिस पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होती है, वो सब के सब नॉन टैक्सेबल कहलाती हैं, है ना। जिन पे भी जीएसटी अट्रैक्ट नहीं हो रही है, वो सब के सब नॉन टैक्सेबल के दायरे में आ जाते हैं। क्लियर है। जैसे आपका अल्कोहलिक लिकर है ना, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। लेकिन अगर वही कोई इंडस्ट्री उसे अपने बिजनेस से रिलेटेड पर्पज़ के लिए यूज़ करी, मतलब सैनिटाइजर की कंपनी है और अल्कोहल यूज़ करी, तो उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन उन लीकर पे जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो जीएसटी के परव्यू में नहीं आती हैं, तो नॉन टैक्सेबल हो गई। मतलब वो सारी चीज़ें जो जीएसटी के परव्यू में नहीं आती, वो सब के सब नॉन टैक्सेबल होती हैं। अच्छा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई की जब हम बात करते हैं, तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या हो जाता है? देखिए, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कई चीज़ें आ जाती हैं। कई चीज़ों का क्या मतलब हुआ कि इसमें हम जो आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है ना, वो भी आ जाती है, जो नील सप्लाई है वो भी आ जाती है ना। तो मतलब कि यहाँ पे वो सारी एग्जेम्प्ट सप्लाई, वो सारी सप्लाई जिस पे नील रेट अट्रैक्ट होता है, उन सब सप्लाई को इन टोटल हम क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट सप्लाई कहते हैं। क्लियर है। तो नॉन टैक्सेबल और नील रेटेड पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट बनता है। और जब हम बात जीरो रेटेड की करते हैं ना, तो जीरो रेटेड का क्या मतलब हो गया? 0% नहीं, 0% का मतलब तो नील रेट हो गया। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब हो गया सिर्फ दो सप्लाई, एक जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, दूसरा अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो सेज को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, अगर ये दो तरह की सप्लाई है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीरो रेटेड कहते हैं। और नील रेटेड हम कहते हैं ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई जिसमें 0% का टैक्स लगता है, उसको हम नील रेटेड कहते हैं। तो इसीलिए एग्जेम्प्ट में हमने क्या कहा कि नील रेटेड और नॉन टैक्सेबल दोनों ही क्या कहलाती है? एग्जेम्प्ट सप्लाई कहलाती हैं। क्लियर है। तो ये नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड, टैक्सेबल, ये सारी सप्लाईज इंपॉर्टेंट होती हैं। जहाँ पे नील जीरो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसपे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। एग्जेम्प्ट, जीरो, नील पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम बात करें इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की, तो उसमें दो तरह की होती है, इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उतना तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन बेसिकली इंटर और इंटर अगर आपको नहीं पता हुआ तो आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को इम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है? जब विद इन अ स्टेट सप्लाई हो रही है, मतलब अगर यूपी का स्टेट है, यूपी के स्टेट में ही एक सिटी से दूसरी सिटी में गुड्स या सर्विस ट्रांसफ़र की जा रही हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रास्टेट। मतलब अगर मान लीजिए लखनऊ है, तो लखनऊ से आप इलाहाबाद में ट्रांसफ़र कर रहे हो गुड्स को, या आप बरेली कर रहे हो तो वो यूपी में ही है, मथुरा कर रहे हो, आगरा कर रहे हो, तो ये क्या हो गया कि आपका एक ही स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उस सेल हो रही है, तो उसको हम इंट्रास्टेट कहेंगे। और जब इंट्रास्टेट होता है तो टैक्स कैसे लगाते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग जाता है इक्वल रेट पे, है ना। और इंटर स्टेट का क्या मतलब हुआ? इंटर स्टेट का मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही हो, गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक स्टेट की सिटी से दूसरे स्टेट की सिटी में ट्रांसफ़र होती हैं, तो हम उसको कहते हैं इंटर स्टेट। और जब इस तरह का सप्लाई होता है ना, तो जो इनवॉइस बनता है वहाँ पे जो जीएसटी लगती है वो आईजीएसटी लगती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि दो स्टेट आ गए ना, तो इसीलिए वहाँ पे क्या लगती है? आईजीएसटी लगती है। तो ये हो गया हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे। और अगर गुड्स एंड सप्लाई को कंजक्शन के बेसिस पे कहें कि मतलब दो चार को मिला के जब सेल किया जाता है, तो उस तरह के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो एक आती हमारी कंपोजिट और एक आती हमारी मिक्स्ड, और ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक टैक्सेबिलिटी वाली और एक कंजक्शन वाली, कंपोजिट और मिक्स्ड, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लेटर में डिस्कस करेंगे। कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है? जब नेचुरली बिल्डेड गुड्स को एक साथ आप सेल करो, जैसे आपने एसी खरीदा तो एसी के साथ इंस्टॉलेशन भी, आपने बोला कि एसी के साथ हम इंस्टॉलेशन भी फ्री दे देंगे या हम दे देंगे, तो वो क्या हो गया? वो कंपोजिट सप्लाई हो गया। वही मिक्स सप्लाई की बात करें तो ये नेचुरली बिल्डेड नहीं होते, आप इनको जानबूझ के, आप इनको इंडिपेंडेंटली भी सेल कर सकते हो, पर इसके बावजूद आप उनको साथ में मिला के सेल कर रहे हो। जैसे आप देखते हो ना गिफ्ट पैक, आपको अलग अलग, जैसे दिवाली है या बाकी चीज़ें, तो आपको एक गिफ्ट पैक मिलता है, एक ही में आपको कई चीज़ें मिक्स करके आपको उठा के सेल की जाती हैं। उसको इंडिविजुअल भी सेल किया जा सकता है, लेकिन आपको एक ही साथ गिफ्ट रैप करके आपको सेल किया जाता है, तो उस तरह की सप्लाई को मिक्स सप्लाई कहते हैं। तो अगर कंपोजिट सप्लाई है तो टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, मिक्स सप्लाई है तो कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, ये भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सो आई होप आपको यहाँ को टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में ब्रीफ आइडिया लगा होगा और सप्लाई की डेफिनेशन प्रॉपर क्लियर हुई होगी और याद हो गई होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।